कैरियर ग्रीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पिछले क्लास में हम क्लास 10th फिजिक्स का कंप्लीट थ्योरी पढ़ा चुके थे। आज के इस क्लास में हम आप लोगों को ऐसे 99 मास्टर पॉइंट बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो यह क्लास जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इस क्लास में खास करके इस लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे वो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरे चैप्टर का निचोड़ कर कुछ शॉर्ट पॉइंट निकाला गया है जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। मतलब प्रकाश एक ऐसे ऊर्जा का रूप है, ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का जो चाल होता है वो हमेशा कैसी रेखाओं में चलता है, तो सीधी रेखाओं में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये चीज हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ रखे थे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। अगर उनका रास्ता को टेढ़ा कर दिया जाए तो वो गमन नहीं करेगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। अगर बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में अगर हम प्रकाश की चाल देखें तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसी को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा जाता है तो उसके रास्ते का बदलना ही अपवर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके रास्ता का बदलना, मतलब पथ का बदलाव ही क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। उसके पथ का बदलाव ही क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। अपवर्तन का कारण दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। मतलब अपवर्तन अगर हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो पहले माध्यम का चाल का कम होना और दूसरे माध्यम का चाल का अधिक होना, यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। जैसा कि लिखा गया है, अपवर्तन का कारण है दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। अगर दोनों माध्यम में प्रकाश का चाल सेम रहेगा तो कोई भी प्रकार का अपवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश में अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। मतलब अपवर्तन में प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति सेम रहता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम के में लाइट का स्पीड कम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा उसे हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकता है। जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और जस्ट इसके अपोजिट, अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अभिलंब से दूर हो जाएगा। सघन से विरल में जाने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होता है, इसे हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम, और इस नियम को हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर। यह नियतांक अपवर्तनांक है, यह नियतांक अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को हम लोग एन या म्यू से दिखाते हैं। अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, एन या म्यू से। अपवर्तनांक को, इस सैंबल को म्यू पढ़ा जाएगा, अपवर्तनांक को एन या म्यू से दिखाते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक
इज इक्वल टू निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल। मतलब जब भी हमको सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, पहले माध्यम में चाल, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, अब बटे दूसरे माध्यम में चाल, मतलब पहला माध्यम में प्रकाश की चाल भागा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल करेंगे तो हमें सापेक्ष अपवर्तनांक प्राप्त होगा। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.5 होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, लगभग 1.5 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अपवर्तनांक ज्यादा होने पर माध्यम ज्यादा सघन होता है और अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह माध्यम उतना ही अधिक सघन होगा और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा वह माध्यम उतना ही विरल होगा। तो अपवर्तनांक ज्यादा होने पर माध्यम क्या होता है, सघन होता है और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है, यह यूनिट लेस होता है, मात्रक विहीन होता है। कांच के स्लेब में प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है। कांच के स्लेब में जो प्रकाश होता है वह 2 बार अपवर्तित होता है, यह पॉइंट याद रखना है। स्लेब में आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर होती है। जो कांच का स्लेब होता है उसमें आपतित किरण और निर्गत किरण यह दोनों क्या होता है, समांतर होता है, पैरेलल होता है। स्लेब में पार्श्व विस्थापन होता है, मोटाई बढ़ने से विस्थापन बढ़ता है और मोटाई कम होने से विस्थापन घटता है। तो स्लेब में पार्श्व विस्थापन होता है, अगर स्लेब का मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और स्लेब की मोटाई को कम किया जाए तो विस्थापन क्या होगा, कम होगा। प्रिज्म में 2 त्रिकोणीय और 3 आयताकार सतह होते हैं। प्रिज्म में त्रिकोणीय सतह कितने होते हैं, 2 और आयताकार सतह कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ये याद रखिएगा। सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब कोई भी प्रकाश का, सफेद प्रकाश का 7 रंग में बंटना क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। प्रिज्म में सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग का और सबसे कम लाल रंग का होता है। अगर हम विचलन की बात करें तो प्रिज्म में सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, जिस कारण से लाल रंग का विचलन कम होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, जिस कारण से बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि हम लोग अगर खतरे का निशानी को दिखाना हो तो हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो ज्यादा होता है और वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण ही वह उसका विचलन कम होता है और विचलन जब कम होता है तो हमें वह दूर से ही दिखाई देता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है जिस कारण से इसका विचलन अधिक होता है और विचलन अधिक होने के कारण ही वह कलर हमको पूरे नजदीक जाने के बाद दिखता है। इसलिए डेंजर साइन के लिए हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, ये तारों का टिमटिमाना क्या है, कौन से कारण से तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। पानी में डूबी छड़ी या छड़ या कोई भी डंडा टेढ़ी दिखाई देना अपवर्तन के कारण। आप देखे होंगे कि अगर कोई पानी का बाल्टी है और उसमें आप एक छड़ को डालिएगा तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि वह छड़ जो है वो टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पानी में छड़ी को डालने पर छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है किस घटना के कारण, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तालाब की गहराई कम दिखाई देना। आप देखते होंगे कोई भी नदी या तालाब में उसका गहराई अगर कम प्रतीत होता है तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तालाब की गहराई का कम दिखना किस घटना का परिणाम है, तो प्रकाश के अपवर्तन का। क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण जो होता है वह अपवर्तन कोण होता है वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और मरीचिका हीरे का चमकना ऑप्टिकल फाइबर इसके उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन से विरल में जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य उदय होने से पहले ही सूर्य का दिखना यह किस घटना का परिणाम है, तो प्रकाश के अपवर्तन का। इसी अपवर्तन के कारण ही सूर्य उदय होने से पहले ही दिखता है। दो गोलीय सतह से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो गोलीय पारदर्शी माध्यम जो होता है, दो गोलीय सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, उसी पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है इस प्रकार का होता है, बीच में मोटा होता है और किनारे का जो भाग होता है वो क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है। जस्ट इसी के अपोजिट अगर बात करें अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस में क्या होता है, वह किनारे में मोटा होता है और बीच में पतला होता है, इस तरह का होता है। ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस और ये हो जाएगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। आपको एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस किसे कहेंगे, तो अवतल लेंस को। अब क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को दर्पण से परावर्तन के बाद वह एक बिंदु पर क्या कर देता है, ज्वाइंट कर देता है, जिस कारण से उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। बीच में क्या है, ये पतला है, बीच में पतला है और किनारे में क्या है, मोटा है। और ये जो है आपका, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ये बीच में क्या होता है, मोटा होता है, बीच में मोटा और किनारे में क्या होता है, ये पतला होता है। तो जो बीच में मोटा हो उत्तल लेंस और जो बीच में पतला हो वो अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र होता है। लेंस का जो मध्य बिंदु होता है ना, वो प्रकाशिक केंद्र को कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र को ही लेंस का मध्य बिंदु कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अगर कोई किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाएगा तो उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधा सीधा निकल जाएगा, उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, और वो सीधी रेखाओं में निकल जाएगी। तो प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस की अगर वक्रता केंद्र की बात किया जाए तो दो होता है। एक होता है पहला वक्रता केंद्र जिसको C1 से प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो वक्रता केंद्र होता है उसको C2 से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप बात करें लेंस का, तो लेंस में दो वक्रता केंद्र कैसे होता है, लेंस इस तरह से गोलीय दर्पण का भाग होता है। अब आप इसको अगर पूरी तरह से ऐसे कंप्लीट कीजिएगा गोला को, तो उसका एक सेंटर यहाँ पे बनेगा C1, और इस गोले को अगर आप कंप्लीट कीजिएगा, इस गोले को कंप्लीट कीजिएगा तो इसका सेंटर यहाँ पे C2 होगा। इसलिए प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, एक पहला वक्रता केंद्र C1 और दूसरा वक्रता केंद्र C2 होता है। वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के बीच का जो दूरी होता है वह दूरी क्या कहलाता है, वक्रता
त्रिज्या कहलाता है। लेंस के दोनों तरफ दो मुख्य फोकस होते हैं जिसे F1 और F2 कहते हैं। लेंस के दोनों तरफ दो मुख्य फोकस होते हैं जिसे F1 और F2 कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का फोकस दूरी अगर बोले तो वो ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता और अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। किसी भी लेंस का जो फोकस दूरी होता है, लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता और अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर हम लेंस को पानी में डुबा देंगे तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पानी से बाहर निकालेंगे तो फोकस दूरी घट जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस को अगर हम पानी में डालेंगे तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मुख्य अक्ष लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा होती है। मुख्य अक्ष जो होता है वो लेंस के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है। और पतला लेंस वह है जिसकी मोटाई वक्रता त्रिज्या से बहुत कम होता है। लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो बनता है वो F2 पर बनता है, बहुत छोटा और उल्टा बनता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लेंस में प्रतिबिंब। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है, ये सब चीज हम लोग दर्पण में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश का परावर्तन में। और ये सेकेंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस में हम वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इस बात को हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है कि उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो प्रतिबिंब किस पर बनेगा? F2 पर बनेगा। अगर हम अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर बनता है। और बहुत ही क्या बनेगा? छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु को अगर हम 2F1 पर रखेंगे, कहां पर रखेंगे? 2F1 पर। वस्तु 2F1 से परे हो तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब 2F2 पर समान आकार का उल्टा और वास्तविक बनेगा। वस्तु को अगर हम F1 और 2F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 पर 2F2 से परे बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अगर वस्तु को F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। यहां से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो कि किस जगह पे वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा। अगर वस्तु को F1 पर, किसी भी वस्तु को F1 पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अगर वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख देते हैं तब प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही सीधा, बड़ा और आभासीय बनेगा। यही स्थिति आवर्धन कांच के रूप में उपयोग होता है। अवतल लेंस में हर स्थिति में प्रतिबिंब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रत्येक कंडीशन में F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा और आभासीय होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर बनाया जा सकता है। और आभासीय प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, जिस कारण से उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और पर्दे पर नहीं बनता है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो अपवर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। फोकस से आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
अगर कोई किरण फोकस से आ रहा है तो वह परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। लेंस का उपयोग चश्मा, कैमरा और प्रोजेक्टर में होता है। इन सारे जगह पर लेंस का यूज होता है। मानव आंख का जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां u क्या होता है, वो वस्तु दूरी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस जो होता है, प्रतिबिंब दूरी जो होता है, उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो यहाँ पर u हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा, तो v प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, और f फोकस दूरी हो जाएगा। और इसके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मतलब 1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी माइनस 1 अपॉन वस्तु दूरी। 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में आपतित प्रकाश की दिशा को धनात्मक लेते हैं। आपतित प्रकाश की जो दिशा होती है उसे हम लोग क्या लेते हैं, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव लिया जाता है। और वस्तु दूरी u हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो v होता है धनात्मक होता है, और अवतल लेंस में v हमेशा ऋणात्मक होता है। अगर हम बात करें प्रतिबिंब का, तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो v का मान होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस में v का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है v और बटे वस्तु की ऊंचाई u, मतलब m बराबर v बटे u होता है। उत्तल लेंस के वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m ऋणात्मक होता है, और अवतल लेंस के लिए m हमेशा धनात्मक और 1 से कम होता है। अवतल लेंस के लिए जो m होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन 1 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। m ग्रेटर देन 1 तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। और m लेस देन 1 तब प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, और m का मान अगर 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब छोटा होगा। लेंस की क्षमता p इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम होता है, 1 अपॉन एफ एम होता है। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। मतलब उत्तल लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। एक डायोप्टर वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। कई लेंस जोड़ने पर कुल क्षमता P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। मतलब कई सारे लेंस की क्षमता अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, तो पहले लेंस का क्षमता P1 प्लस दूसरे लेंस का क्षमता P2 प्लस तीसरे लेंस का क्षमता P3, मतलब P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा लगता है। अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसमें किस लेंस का चश्मा लगेगा, अवतल लेंस का। मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगता है। इसको याद आप कैसे रखेंगे, जो अवतल शब्द है, अवतल, 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 आप देख पा रहे हैं कि अवतल शब्द में 4 अक्षर का प्रयोग किया गया है। अवतल शब्द जो होता है इसमें 4 लेटर है, और निकट में जो है वो 3 लेटर है। और इसी प्रकार से उत्तल शब्द जो है, उत्तल, इसमें 3 शब्द लेटर है, और दूर में 2 लेटर है। मतलब जिस लेंस का लेटर अधिक हो उसका दोष का भी लेटर अधिक होगा, और जिस लेंस का लेटर कम हो उसका दोष का भी लेटर
कम होगा। अवतल लेंस में 4 अक्षर है और निकट में 3 अक्षर है। मतलब बड़ा का संबंध बड़े के साथ और छोटा का संबंध छोटे के साथ। उत्तल जो शब्द है इसमें 3 अक्षर है और दूर में 2 अक्षर है। ठीक है, तो बड़ा का संबंध बड़े के साथ और छोटा का संबंध छोटे के साथ, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और फोकस दूरी कम होने पर क्षमता अधिक होती है। अगर किसी लेंस का फोकस दूरी को कम किया जाएगा तो उस लेंस का जो क्षमता होगा वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और लेंस की शक्ति को डायोप्टर, ठीक है, डायप्टोमीटर से मापा जाता है। लेंस की शक्ति को किससे मापा जाता है? डायप्टोमीटर से मापा जाता है। हवा का बुलबुला पानी में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। हवा का जो बुलबुला होता है वो पानी में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आवर्धन ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। आज का ये कंप्लीट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर जो है हमारा है प्रकाश का अपवर्तन, उस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड का टोटल एमसीक्यू आप लोगों को करवाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही था, बाकी की चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके लिए इजाजत दीजिए, आज का क्लास यहीं तक, बाय।